हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति और आज हम बात करेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के ऐसे क्वेश्चन की जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी वीडियोस अपडेट हों चैनल पर या फिर स्पेशली वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन अपडेट हो, आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग हैं जो अपने फॉर्म फिलअप को लेके ऑल ओवर थिंग्स हैं जो आपकी मिस ना हो पाएँ। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमारी ऑफिशियल ऐप है जो लॉन्च कर दी गई है प्ले स्टोर में जाके आप, जो हमारे चैनल का नाम है मेडिकल एंड नर्सेस सब, सेम नाम से आपको ऐप मिल जाएगी। तो आप लोग जाके डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको सभी जितने भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं सभी की PDF फॉर्मेट अवेलेबल रहेंगे एंड क्विज चैलेंज अवेलेबल हैं, वैकेंसी को लेकर नोटिफिकेशन, सिलेबस, सभी चीज़ें वहाँ पर अपडेट किए जा रहे हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपनी रेटिंग्स दीजिए जो भी आपको देनी हो। तो यहाँ पर लास्ट जो सीरीज़ थी, सीरीज़ नंबर 4, तो उसमें भी हमने कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मोस्टली क्वेश्चन डिस्कस किए थे। देन आफ्टर हम इस सीरीज़ के बाद जो सीरीज़ 6 रहेगी उसमें अब हम फोकस करेंगे जितने भी नेशनल हेल्थ डेज़ हैं, प्रोग्राम रिसेंट में क्या प्रोग्राम्स में चेंज हुए हैं, वो रहेगा आपका टॉपिक। सीरीज़ 6 रहेगी जो। तो यहाँ पर लास्ट जो 4th सीरीज़ थी उसमें एक क्वेश्चन दिया था, द बैकबोन ऑफ पब्लिक हेल्थ नर्सिंग। पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की जो बैकबोन क्या कहलाती है? होम विजिट। आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ BCG फॉर 3 month ओल्ड बेबी इज। तो यहाँ पर कहा है कि BCG का कितना डोज और किस रूट से देंगे हम यदि बच्चे की एज 3 month है। ऑप्शन में है इंट्राडर्मल 0.1 ml, सबक्यूटेनियस 0.1 ml, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml या फिर सबक्यूटेनियस 0.5 ml। तो यहाँ पर जो BCG का डोज किस रूट से दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इंट्राडर्मल रूट से। ओनली एक ऐसी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। BCG किसके लिए दी जाती है? ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पर 3 महीने की एज के लिए पूछा है, तो 3 महीने की एज की बात हो रही है यदि, तो कितना डोज देंगे हम? 0.1 ml। 0.05 ml होता है जनरली, बट यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है उस टाइप से, तो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं 0.1 ml। कितना देंगे? 0.1 ml। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा A। और यहाँ पर बात की जा रही है तो जो BCG दे रहे हैं हम, तो कितना देंगे हम? 0.1 ml BCG देंगे जब हम, तो BCG का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है तो वो वैसिलाई कालमेटी ग्विरिन। एंड यदि इसकी डिस्कवरी पूछते हैं तो इन्होंने ही की थी, अल्बर्ट कालमेटी एंड कैमिले ग्यूरिन, जिनके नाम पर इसका नाम पड़ा था। और BCG हमेशा 1 साल तक की एज तक ही दी जाती है। यदि बच्चा 1 साल से ज़्यादा की एज का आपके सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आता है और आपसे कहा जाता है वैक्सीन के लिए, तो BCG वैक्सीन ओनली 1 ईयर तक ही दी जाती है। आफ्टर द 1 ईयर है जो BCG नहीं दी जाती, क्योंकि ये इफेक्टिव ही नहीं रहती और जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसमें इंक्लूडेड है जो कि 1 ईयर तक ही हम BCG दे सकते हैं। 1 month तक का डोज डिफरेंट होता है। यहाँ पर आप देखिए, ये तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे 3 month पूछा था, इसीलिए आपका आंसर क्या था? 0.1 ml। यदि यही आपको पूछा जाता कि क्वेश्चन में 3 month पूछा था तो डोज था 0.1 ml, तो जब भी बच्चे की एज 1 month से भी कम हो तब देते हैं 0.05 ml। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से माइंड में सेट करके रखनी है। यदि ओनली 1 month तक की एज का या फिर एट द टाइम ऑफ बर्थ कहते हैं, 1 month कहते हैं, 0.05 ml देनी है। यदि बच्चे की एज 1 month से ज़्यादा है तब 0.1 ml देना है 1 साल तक की एज तक। 1 साल के बाद BCG नहीं दी जाती है। और इसके यदि डाइल्यूएंट की बात की जाए तो ये नॉर्मल सलाइन में इसको डाइल्यूट किया जाता है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, BCG का जो डाइल्यूएंट है वो क्या है, तो वो है नॉर्मल सलाइन। और यहाँ पर एट द बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन की बात आती है तो BCG, हेपेटाइटिस B एंड ओरल पोलियो वैक्सीन, और तीनों वैक्सीन एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती हैं। एंड यदि हेपेटाइटिस B को भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में कि यदि बच्चे का वेट 2 किलो से कम है तब हम हेपेटाइटिस B नहीं देते हैं। वेट करेंगे चाहे बच्चे का वेट 1 month 2 month में कितना हो जाए, 2 kg कंप्लीट कर ले। फिर पेंटावेलेंट वैक्सीन को भी क्वेश्चन आते हैं। अभी जो रिसेंट में जम्मू कश्मीर में पेपर हुआ है CHO का, उसमें पेंटावेलेंट को लेके 6 से 7 क्वेश्चन तक आए हैं। तो पेंटावेलेंट वैक्सीन 5 डिसीज से प्रोटेक्ट करेगी, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B।
अब यहाँ पर एज की बात होती है तो 6, 10, 14 आपको ये रेशियो याद रखना है। 6, 10, 14 में क्या देंगे हम, पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है। इसी के साथ में रोटा वायरस वैक्सीन दी जाती है। रोटा वायरस वैक्सीन के हैं जो 2 फॉर्म आते हैं जनरली मार्केट में, वो आपको आगे बताए जाएंगे कि एक होती है जो रोटारिक्स और रोटावैक होती है, तो उन दोनों में से एक दी जाती है। 3 डोज होते हैं, एक के 2 बस होते हैं। तो यहाँ पर जो वैक्सीन है मैक्सिमम एज यदि पूछते हैं तो पेंटावैलेंट की एज 1 ईयर है, रोटा वायरस की भी 1 ईयर है, क्योंकि इसी एज में सबसे ज़्यादा डायरिया होने के चांसेस होते हैं। रोटा वायरस दी जाती है तो लेस देन 1 ईयर में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों में। कितना डोज होता है, तो होता है 5 ड्रॉप्स दी जाती हैं, ओरली दी जाती हैं। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इज। क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि रोटा वायरस वैक्सीन का कितना डोज दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ओरल पोलियो वैक्सीन, रोटा वायरस, ये दोनों वैक्सीन ओरली दी जाती हैं। तो रोटा वायरस वैक्सीन डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है। रोटा वायरस के कारण सबसे ज़्यादा डायरिया की कंडीशन होती है बच्चों में, स्पेशली इन्फेंट्स में। तो यदि डोज पूछा जाता है तो ऑप्शन में 2 ड्रॉप्स ओरल, 5 ड्रॉप्स ओरल, 10 ड्रॉप्स ओरल या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। तो फर्स्ट थिंग, रोटा वायरस हमेशा ओरल दी जाती है और इसकी 5 ड्रॉप्स ही दी जाती हैं। कितनी, 5 ड्रॉप्स ही दी जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो रोटा वायरस वैक्सीन है, जैसा मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि 2 टाइप के फॉर्मेट आते हैं मार्केट में। एक होती है रोटाटैक, दूसरी होती है रोटारिक्स। तो रोटाटैक और रोटारिक्स में डिफरेंस एक सिंपल सा है। यदि बच्चे को रोटाटैक वैक्सीन लगवाई गई है, ओरली दी गई है, एडमिनिस्टर की गई है, पेंटावैलेंट वैक्सीन के साथ जनरली ये दी जाती है, तब इसको क्या किया जाता है 6, 10, 14 वीक्स में जब हम देते हैं, तो यदि रोटाटैक दी गई है तो इसके 3 डोज दिए जाएंगे इसी गैप से। बट यदि रोटारिक्स दी जाती है तो ओनली 2 डोज ही इसके दिए जाएंगे, ओरली दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ है जो याद रखनी है। नेक्स्ट है यहाँ पर आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन। तो BCG वैक्सीन किस एज के बाद नहीं दी जाती है। ऑप्शन में 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर या फिर 5 ईयर। तो BCG वैक्सीन है जो 1 साल की एज के बाद नहीं दी जाती, क्योंकि इफेक्टिव ही नहीं रहेगी। जो इंसिडेंस रेट हो सकते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, उस पर इफेक्टिव नहीं होगी आफ्टर 1 ईयर। तो BCG को कब तक दिया जाता है, 1 साल तक की एज तक ही दिया जाता है। फिर इसका आपको लेस देन 1 मंथ का डोज याद रखना है, जब बच्चे की एज 1 महीने से कम हो और 1 महीने से ज़्यादा हो, मतलब 1 महीने से 1 साल तक और 0 to 30 डेज तक। तो यहाँ पर BCG ओनली 1 ईयर तक ही दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय वायरस। तो यहाँ पर आपको पेयर पहचानना है, जोड़ी पहचाननी है कि कौन सी डिसीज है जो वायरस के थ्रू होती हैं। ऑप्शन में है रेबीज, मम्प्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफॉइड, टिटनस, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो जो डिसीज़ हैं वायरस के द्वारा ही होती हैं वो कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो एड्स है, एड्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV वायरस। सिफिलिस का क्या है, ट्रिप्नोमा पैलिडियम, जो कि एक बैक्टीरिया है। स्पायरोचीट भी हम इसका कॉज हो सकता है, बट यदि डायरेक्ट बैक्टीरिया के नाम की बात होती है तो वो ट्रिप्नोमा पैलिडियम बैक्टीरिया। टाइफॉइड का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टिटनस का जो बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। कोलेरा का भी पॉजिटिव एजेंट क्या है, एक बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा। ट्यूबरक्लोसिस भी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई नाम के बैक्टीरिया से होगा। तो अब यहाँ पर क्या बचता है, जिनके कॉज क्या हैं, जिसके होने का कारण क्या है, तो वो है रेबीज एंड मम्स। क्या है, रेबीज एंड मम्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए, रेबीज एंड मम्स। तो यहाँ पर जो रेबीज और मम्स है, जो रेबीज का वायरस है वो रेबीज नाम से ही जनरली जाना जाता है। तो आपको साइंटिफिक नाम है इसका जो क्या है, लाइजा वायरस। आपको याद रखना है रेबीज का वायरस और रेबीज वायरस क्या है, लाइजा वायरस। एंड यहाँ पर बाकी सभी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कंबाइंड इन्फेक्शन भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर HIV एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिफिलिस के लिए ट्रिप्नोमा पैलिडियम जो कि एक बैक्टीरिया है। एंड यहाँ पर जो टाइफॉइड, टिटनस, कोलेरा, TB ये सभी क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर BIA इज यूज्ड टू। तो BIA का फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ जिससे आपको इजीली रहेगा।
विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। ये क्वेश्चन जिनके टर्म एंड एग्जाम होते हैं CHO की ट्रेनिंग के बाद उनमें सबसे ज़्यादा आता है। ऑप्शन है यहाँ पर डायग्नोस ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग्स कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर, या फिर स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो जो BIA यूज्ड होता है किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो ये होता है सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, D। BIA का मतलब होता है विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। दिस इज अ सिंपल एंड इनएक्सपेंसिव टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल प्री कैंसरस लीजन एंड अर्ली इन्वेसिव कैंसर। दैट मीन्स जो सर्वाइकल कैंसर की अर्ली स्टेज हो सकती है, फिर प्री कैंसरस स्टेज हो सकती है, उसी स्टेज में, और कैंसर मेटास्टेसाइज ना हो पा रहा उसी स्टेज में क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो क्या है, BIA विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड। और एक जो इनएक्सपेंसिव मतलब कि ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बहुत ही ईजी टेक्निक है जिससे हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो यहाँ पर मैटरनल डेथ का मतलब क्या है कि प्रेग्नेंट वुमेन की डेथ कब हो जाए। फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डे ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डे ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डे ऑफ डिलीवरी, या फिर डेथ ओनली ड्यूरिंग द डिलीवरी। तो यहाँ पर जो ड्यूरेशन माना जाता है मैटरनल डेथ का, वो कब माना जाता है, जब कंसेप्शन से लेके, कंसीव करने से लेके 42 दिन तक का जो टाइम दिया जाता है, 6 वीक जो कि परपीरियम पीरियड होता है, उस तक भी यदि डेथ होती है मदर की तो क्या कहलाएगी, मैटरनल डेथ। और यदि इंडिया में सबसे ज़्यादा बात की जाए मैटरनल डेथ की तो किसके कारण होती है, हेमरेज के कारण। या तो वो एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है, इंट्रापार्टम हेमरेज हो सकता है, या फिर पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। देन आफ्टर आता है इन्फेक्शन। तो यदि फर्स्ट पूछते हैं तब क्या होगा, सबसे ज़्यादा मैटरनल डेथ का कारण क्या है, हेमरेज या फिर पोस्ट। हेमरेज में फिर 3 कैटेगरी आती है, एंटीपार्टम, इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम। मैटरनल डेथ कब कंसीडर की जाती है, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डे ऑफ डिलीवरी। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड इज सीवियरली एक्यूट मालनरिज्ड इफ MUAC इज। तो SAM का जो बच्चा है यहाँ पर, तो MUAC कितना होगा, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस। न्यूट्रिशनल असेसमेंट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है MUAC। और MUAC के चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम साकेट टेप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर MUAC की रेंज क्या होगी यदि बच्चे को सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन है। तो ऑप्शन में लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर, लेस देन 13.5 सेंटीमीटर, या फिर बिटवीन 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर। तो MUAC मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस यदि हम चेक करते हैं और बच्चे की सिचुएशन क्या है, सीवियरली एक्यूट मालनरिज्ड है, तब जो यहाँ पर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस की रेंज कितनी होगी, लेस देन 11.5 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 11.5 सेंटीमीटर से भी कम। और जो हम MUAC चेक करते हैं तो उसको चेक करने के लिए हम साकेट टेप का यूज़ करते हैं। फिर इसमें साकेट टेप में आप 3 लाइन देख सकते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड का मतलब होता है कि बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की सिचुएशन में है, या फिर हम एक कह सकते हैं कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा वेस्टेड सिचुएशन में, उसमें पूरी एनर्जी, माल नरिशमेंट, सभी चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं। येलो आता है, दैट मीन्स बॉर्डर लाइन पर है। 12.5 टू 13.5 सेंटीमीटर क्या कंसीडर की गई है, बॉर्डर लाइन। और लास्ट आता है ग्रीन, दैट मीन्स बच्चा क्या है, हेल्दी है, वेल नरिश्ड है। तो यहाँ पर मोर देन 13.5 सेंटीमीटर यदि MUAC है, मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, दैट मीन्स बच्चा क्या है, नॉर्मल है। और यदि लेस देन 12.5 सेंटीमीटर से भी कम रेंज जाती है तब किस में आएगा, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन में है जो बच्चा आ जाएगा। तो यहाँ पर यदि इस टाइप के क्वेश्चन की बात होती है तो 12.5, 11.5, 13.5, तो यहाँ पर जो MUAC है एक एग्जैक्ट रेंज शो नहीं करता। जनरली यहाँ पर क्या होगा कि यदि इन्होंने रेड कलर कहा है तो रेड कलर में कितना आएगा, जो येलो बॉर्डर लाइन के नीचे की तरफ जितना भी कैटेगरी जाती है वो किस में आ जाएगा, रेड कलर में। तो यदि यहाँ पर SAM की सिचुएशन पूछते हैं, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की, तब 11.5 से कम ही होगा MUAC। नेक्स्ट इज डायरिया मीन्स लूज स्टूल्स इन 1 डे। डायरिया का मतलब क्या होगा, यदि लूज स्टूल कितने बार जा रहे हैं आप एक दिन में,
लूज मोशन कितने बार आप जा रहे हैं? ऑप्शन में 2 और मोर टाइम्स, 3 और मोर टाइम्स, 4 और मोर टाइम्स या फिर 5 और मोर टाइम्स। डायरिया कंसीडर किया जाता है जब लूज मोशन आपको 3 या फिर 3 से ज़्यादा बार हो गए हों। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज ऑल आर ट्रू फॉर डिसेंट्री एक्सेप्ट। तो डिसेंट्री को लेके सभी पॉइंट्स ट्रू हैं किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टूल, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन, टेनेस्मस या फिर प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स इन स्टूल। तो यहाँ पर जो स्टूल रहेगा डिसेंट्री में प्रेजेंट रहेगा, फ्रिक्वेंसी ऑफ मोशन भी रहेगी, एंड यहाँ पर जो बात की जा रही है प्रेजेंस ऑफ वॉर्म, तो वॉर्म जनरली जब हेलमेंथिक इन्फेक्शन होगा तब होगा। टेनेस्मस का मतलब होता है द फीलिंग दैट यू नीड टू पास द स्टूल। टेनेस्मस का मतलब डिसेंट्री में क्या होगा? आपको फील होगा कि आपको मोशन पास आउट करना है बट होगा नहीं, ऐसे आपको फील हो रहा है, तो क्या है? टेनेस्मस है यहाँ पर। प्रेजेंस ऑफ वॉर्म्स इन स्टूल, तो वॉर्म्स स्टूल में कब प्रेजेंट रहते हैं? जब हेलमेंथिक इन्फेक्शन हो, आपको कोई भी टेपबॉर्म इन्फेक्शन हो सकता है, एमीबियासिस हो सकता है, बट डिसेंट्री में क्या है? कभी भी वॉर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे स्टूल में। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी। तो ब्लड प्रेजेंट होगा, म्यूकस रहेगा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, टेनेस्मस फील करेंगे आप, दैट मीन्स कि आपको स्टूल पास आउट करना है बट होगा नहीं, बट वॉर्म्स हैं जो प्रेजेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट इज पीसीजी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। तो पीसीवी का मतलब है यहाँ पर न्यूमोकोकल वैक्सीन। न्यूमोकोकल वैक्सीन किस डिसीज से प्रिवेंट करने के लिए दी जाएगी? ऑप्शन में टाइफॉइड, डायरिया, निमोनिया या फिर मेनिंजाइटिस। तो जो पीसीजी वैक्सीन दी जाती है किससे प्रिवेंट करती है? निमोनिया से। तो यहाँ पर जो पीसीवी वैक्सीन है ये देखिए आप 6 वीक, 14 वीक्स एंड एट कम्प्लीटेड मंथ्स बूस्टर। तो यहाँ पर 1 साल तक की एज तक ही पीसीजी वैक्सीन दी जाती है, न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है, और ये जनरली है जो किसी किसी हॉस्पिटल में रहेगी, किसी में नहीं रहती है जनरली। जो न्यूमोकोकल वैक्सीन है जो 0.5 ml डोज इंट्रामस्कुलर रूट से दिया जाता है, एंटीरियर लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में, वो भी राइट साइड में दी जाएगी। तो इसका डोज कितना है? 0.5 ml इंट्रामस्कुलर है जो राइट थाई में एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट में दी जाएगी। तो 1 साल तक की एज ही दी जाएगी। फर्स्ट डोज दिया जाएगा 6 वीक में, सेकेंड 14 वीक्स में, और लास्ट होगा वो 9 कंप्लीटेड मंथ में। बूस्टर डोज है इसका जो दिया जाएगा। नेक्स्ट इज डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन इज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथेज। तो विटामिन ए का डोज है जो हम दे रहे हैं मीजल्स वैक्सीन के साथ बच्चे की एज 16 महीने है, तो कितना देंगे? 0.15 लाख, 1 लाख, 2 लाख या फिर 2.5 लाख। तो जो यहाँ पर डोज दिया जाएगा विटामिन ए का मीजल्स वैक्सीन के साथ दिया जा रहा है, 16 मंथ एज है बच्चे की, तो कितना हो? 2 लाख यूनिट। ये देखिए यहाँ पर यदि बच्चे की एज जनरली 6 मंथ के बाद ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, मोर देन 6 मंथ एज है तब 50,000 आपको यदि एग्ज़ाम में आता है 6 मंथ तक तो 50,000, 6 से 12 महीने 1 लाख, यदि एज 12 मंथ से ज़्यादा होती है तो 2 लाख, और ये 5 साल तक की एज तक ही दिया, 59 मंथ तक की एज तक ही बच्चों में दिया जाता है। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस है जो रिस्पॉन्सिबल माना जाता है? राइनो वायरस, T4 वायरस, MSZ वायरस या फिर सिमियन वायरस 40। तो यहाँ पर सभी वायरस के नाम दिए हुए हैं। तो कॉमन कोल्ड के लिए जो सबसे ज़्यादा वायरस रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं राइनो वायरस, सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है, और ये कॉमन कोल्ड को कॉज करने में बहुत ही ज़्यादा है जो इनका इंसिडेंस रेट है जो माना जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे? स्प्रिट, बीटाडीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर नन ऑफ द अबव और नथिंग। तो यहाँ पर यदि स्टेम अम्बिलिकल कॉर्ड के स्टेम की बात की जा रही है कि आप क्या अप्लाई करेंगे, तो जब नॉर्मल वे में यहाँ पर क्वेश्चन है तो आप कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, वो ऑटोमेटिक ही फॉल डाउन हो जाएगी। हाँ, यदि आप उसको मॉइस्चराइज रखना चाहते हैं तो थोड़ा कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट ऑप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपका आंसर होना चाहिए नथिंग। यहाँ पर स्टैम्प है, यहाँ पर आपको कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं लगानी, ना तो स्प्रेड, नहीं बीटाडीन, नहीं एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट। हाँ, आप चाहें इनको मॉइस्चराइज करके रखना है स्टैम्प को अम्बिलिकल कॉर्ड के, तो यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल है जो यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वायल पॉलिसी। तो वैक्सीन वायल पॉलिसी के अंदर ही ओपन वायल पॉलिसी भी आती है। तो ओपन वायल पॉलिसी में कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड नहीं होंगी? ऑप्शन में मीजल्स, पेंटावेलेंट, सॉरी ओपन वायल पॉलिसी में कौन सी वैक्सीन इंक्लूडेड है? ऑप्शन में मीजल्स, पेंटावेलेंट, रोटावायरस या फिर BCG। तो ओपन वायल पॉलिसी, वैक्सीन वायल पॉलिसी ये सभी हमने पढ़ी हुई हैं, बट आपको एग्जाम्पल याद ना हो तो ओपन वायल पॉलिसी में ओनली पेंटावेलेंट वैक्सीन इंक्लूडेड होती हैं। एंड जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन होगी और जो बाकी सभी वैक्सीन होंगी, तो इसमें आपको दो चीज़ें याद रखनी है। यदि ओपन वायल पॉलिसी आता है तो IPV और पेंटावेलेंट वैक्सीन, बाकी इनके अलावा जितनी भी वैक्सीन है वो ओपन वायल पॉलिसी में नहीं आएंगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? B, पेंटावेलेंट वैक्सीन है। देखिए यहाँ पर ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल ऑन DPT, TT, हेपेटाइटिस B, ओरल पोलियो वैक्सीन, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप B कंटेनिंग पेंटावेलेंट वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है कि ओपन वायल पॉलिसी में क्या है? IPV जो इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन एंड DPT वैक्सीन। DPT आप DPT और पेंटावेलेंट याद रखेंगे तो आपकी ये सभी वैक्सीन यहाँ पे कवर हो जाएंगी। अब जो नहीं आती हैं, मीजल्स हैं, BCG हैं, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस है, इसमें नहीं आएंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ कोल्ड सोर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। तो इन ऑप्शंस में से आपको बताना है कोल्ड सोर्स का जो मेन रीज़न है वो क्या होगा, कॉज क्या होगा। ऑप्शन में कॉन्टैक्ट विद द फीकल ऑफ इन्फेक्टेड पीपल और पेट्स, किसिंग, ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर या फिर ईटिंग रूटन फूड। तो जो रीज़न हो सकता है किसका, कोल्ड सोर्स का, वो क्या होगा? वो होगा किसिंग, डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से, माउथ टू माउथ किस करने से और जनरली किसी भी बॉडी पार्ट में किस करने से हो सकता है यदि पर्सन इन्फेक्टेड है तो जो HSV वायरस है उसके थ्रू क्या होगा? कोल्ड सोर्स होने के रीज़न है जो हो सकता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? किसिंग। या फिर यदि वायरस का नाम डायरेक्ट दिया जाता है तब क्या होगा? HSV वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस, जिसका टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड दोनों है। जो यहाँ पर इमेज देखिए आप देख सकते हैं, ब्लिस्टर का फॉर्मेशन होगा, रेडनेस होगी, एंड देन ब्लिस्टर क्या होंगे? ब्लिस्टर में से जो फ्लूइड है वो बाहर निकलेगा एंड देन यहाँ पर स्कैब्स टाइप से फॉर्मेट होंगे। तो स्टेज होती है इसकी। तो HSV का मतलब होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस है। फर्स्ट और सेकंड दोनों कैटेगरी इसकी क्या कर सकती हैं? है जो कोल्ड सोर्स की सिचुएशन को क्रिएट कर सकती हैं। तो ये डायरेक्ट किसके थ्रू हो सकता है? किसिंग के द्वारा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के जाते हैं हम। तो नेक्स्ट इज एडिमा इज द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा किस डिसीज के है जो साइन है? न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म का, मरासमस का, क्वासियोरकर का या फिर ओवरवेट का। तो एडिमा किस में देखने को मिलता है? एडिमा देखने को मिलता है क्वासियोरकर में। किस में? क्वासियोरकर में। बाकी मरासमस में कभी भी एडिमा देखने को नहीं मिलेगा, इसकी जगह बच्चे बहुत ही ज़्यादा थिन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? C, क्वासियोरकर। नेक्स्ट है यहाँ पर द टर्म विच ऑफ द लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? लेबर डिस्टोकिया। लेबर डिस्टोकिया आपको पता होगा तभी आप आंसर दे पाएंगे। इसमें क्या होगा कि जो लेबर की प्रोग्रेस है वो क्या होगी? स्लो होगी या फिर कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी। दैट मीन्स ना तो एडवांसमेंट देखने को मिलेगा ना ही सर्वाइकल डायलेटेशन देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन में है एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर या फिर ऑपरेटिव लेबर। तो यहाँ पर डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। जनरली शोल्डर डिस्टोकिया की कंडीशन होती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? होगा आपका एबनॉर्मल लेबर, जिसमें ना तो लेबर की प्रोग्रेस है वो आगे को भी नहीं जाएगी और ना ही इसमें क्या होगा कि जो डायलिटेशन है, फास्टमेंट है, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या? लेबर डिस्टोकिया और एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट इज फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। तो सभी हेल्थ के डायमेंशन है किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में फिजिकल, मेंटल, सोशल या फिर हॉलिस्टिक। तो जो हेल्थ के डायमेंशन होते हैं कितने होते हैं? पर्सनल हेल्थ को लेकर फिजिकल
इमोशनल, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल। तो यहाँ पर है जो कहा गया है क्या है, हेल्थ का डायमेंशन नहीं है, तो क्या है हॉलिस्टिक। बाकी है फिजिकल, इमोशनल, सोशल, 5 एस्पेक्ट ऑफ डायमेंशन होते हैं, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल। नेक्स्ट इज विच वन इज द ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स। तो इनमें से ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स कौन से हैं, मतलब कि जो विलेज लेवल पे काम करेंगे। ऑप्शन में ब्लेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर्स या फिर बोथ ए एंड सी। तो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट से काम करेंगे एससी पीएससी गांव लेवल पे, तो क्या है, तो वह आंगनवाड़ी वर्कर और ब्लेज हेल्थ गाइड। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी, ब्लेज हेल्थ गाइड, लोकल दाई, आंगनवाड़ी वर्कर, आशा एंड ऊषा, ये सभी क्या हैं, ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं। नेक्स्ट इज इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो भारत में पहली फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी मानी जाती है। ऑप्शन में सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स या फिर रीजनल हॉस्पिटल्स। तो जो फर्स्ट रेफरल यूनिट मानी जाती है इंडिया में वो क्या है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, CHC। यहाँ पर ये देखिए फिर इनके जो पॉपुलेशन नॉर्म्स एग्जाम में जनरली आते हैं, तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या हो गई, CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पॉपुलेशन नॉर्म्स एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 5000 और 3000, 5000 प्लेन एरिया नॉर्म्स पूछा जाता है और प्लेन एरिया की बात होती है तो सब सेंटर में 5000 और हिली ट्रैवल एरिया में 3000 पॉपुलेशन के बीच में एक सब सेंटर होगा। PHC की बात होती है तो 30,000 इन प्लेन एरिया एंड 20,000 इन हिली एंड ट्रैवल एरिया। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात होती है तो 1,20,000 किसमें, एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जहाँ 1,20,000 पॉपुलेशन प्लेन एरिया में होगी वहाँ पर, और जो हिली पहाड़ी एरिया है, उबड़ खाबड़ एरिया है, वहाँ पर 80,000 में। हेल्थ वर्कर की बात की जाती है तो 5,000 प्लेन एरिया में और 3,000 किसमें, हिली और ट्रैवल एरिया में। तो क्या है, पॉपुलेशन नॉर्म से एग्जाम में आ सकता है। यदि आपको पूछा जाता है कि एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कितने सब सेंटर आते हैं, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर कि 6 सब सेंटर आएंगे, या फिर एक CHC में कितने PSC आएंगे, तो ये भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा वेर आइडेंटिफाइड बाय। तो जो विब्रियो कोलेरा और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, एक ही साइंटिस्ट ने, सेम साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है, तो वो कौन है। ऑप्शन में है वान हेल्महोल्ट्ज, रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर या फिर वॉन ल्यूवेनहॉक। तो जो खोज की है ट्यूबरक्लोसिस और विब्रियो कोलेरा की बैक्टीरिया की, वो किसने की है, रॉबर्ट कोच ने। किसने, रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन क्या है। ऑप्शन में साल्क, सेबिन या फिर बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनएक्टिवेटेड जो IPV है, IPV का दूसरा नाम क्या है, साल्क पोलियो वैक्सीन। क्या है, साल्क पोलियो वैक्सीन। और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है वो क्या है, सेबिन। तो याद रखना है, साल्क पूछते हैं दैट मीन्स IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, और 7 पूछते हैं तो OPV और ओरल पोलियो वैक्सीन। नेक्स्ट इज ग्रे बेबी सिंड्रोम सीन इन इन्फेंट्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पैलर साइनोसिस एंड वेसोमोटर कोलैप्स, 3 to 4 days आर एसोसिएटेड विथ ह्यूज डॉग। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम, जिसमें बेबी का कलर कैसा होगा, ग्रे टाइप से देखने को मिलेगा, तो किस मेडिसिन के कारण होगा, जिसमें क्या होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, स्किन है जो कैसे साइनोसिस आपको देखने को मिलेगा, वेसोमोटर कोलैप्स होगा 3 से 4 दिन तक उस मेडिसिन के एडमिनिस्टर करने के बाद। ऑप्शन में सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ग्रे बेबी सिंड्रोम किस मेडिसिन के कारण होता है, तो ये होता है क्लोराम्फेनिकोल के कारण। किसके कारण, क्लोराम्फेनिकोल के कारण। नेक्स्ट रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ। तो रेड मैन सिंड्रोम किसके कारण होगा। ऑप्शन में वैंकोमाइसिन, क्लोराम्फेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। तो रेड मैन सिंड्रोम है किसके कारण होता है, तो रेड मैन सिंड्रोम होता है वैंकोमाइसिन के कारण, एक एंटीबायोटिक है। तो यहाँ पर क्लोराम्फेनिकोल के कारण क्या हो रहा है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, रेड मैन सिंड्रोम हो रहा है वैंकोमाइसिन के कारण। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो एंटी मलेरिया मंथ के रूप में किसको मनाते हैं हम। ऑप्शन में है दिसंबर, मई, जनवरी या फिर जून।
तो हम हर साल जून के मंथ को क्या करते हैं, एंटी मलेरिया मंथ के रूप में सेलिब्रेट। जून ही क्यों चूज़ किया गया, क्योंकि इस टाइम पर बारिश स्टार्ट होती, बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो ऐसे में मॉस्किटो हैं जो बहुत ही ज़्यादा पनपना स्टार्ट होते हैं, इसीलिए हम जून को एंटी मलेरिया मंथ के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट इज इन विच 5-year प्लान प्रोग्राम आशा वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो जो आशा हैं एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। ऑप्शन में 8th 5-year प्लान, 9th 5-year प्लान, 10th 5-year प्लान या फिर 11th 5-year प्लान। तो जो आशा वर्कर हैं एक्रीडिटेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक इस योजना में आई थी 11th 5-year प्लान, जो कि 2007 से 2012 के बीच में इंट्रोड्यूस की गई थी। नेक्स्ट इज अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत कौन सा एक लिंक पर्सन था जो कि कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में एक अपना ब्रिज का काम करता था, लिंक का काम करता था। ऑप्शन में TBA, ANM, आशा या फिर आंगनवाड़ी वर्कर। तो ये काम करती हैं आशा। कौन करता है, आशा, जो कि कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में एक सामंजस्य या फिर बीच में एक लिंक बना के रखती हैं। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ दी फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। तो कौन सी वैक्सीन एट द बर्थ नहीं दी जाती, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन में BCG, पोलियो, हेपेटाइटिस बी या फिर हेपेटाइटिस ए। तो BCG ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, विटामिन के एट द बर्थ दिए जाते हैं, बट हेपेटाइटिस ए है जो नहीं दी जाती। लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ड्यूरिंग एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लेबर इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो एक्टिव स्टेज में क्या कर रहे हैं हम, एक्टिव स्टेज में यदि हम इंजेक्शन अर्गोमेट्रिन देते हैं तो किस केस में कॉन्ट्राइंडिकेट रहेगा, प्रोलॉन्ग लेबर में, सीवियर एक्लेम्सिया, प्रीमी ग्रेविडा या फिर नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आप क्विज चैलेंज खेल सकते हैं, PDF परचेस कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। और आपको ऐप को लेके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।